नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ही आशावादी और आस्तिक व्यक्ति हूँ। परमात्मा पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। बुरे से बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करता हूँ और इसी स्वभाव के कारण मैं हमेशा खुश भी रहता हूँ और तनाव मुक्त भी। जीवन में अक्सर इसका बड़ा फायदा भी मुझे मिला है। जो समस्या आज है, आने वाला समय में निश्चित रूप से वो समस्या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होता है। और इसी कारण से मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी भी खुश और तनाव मुक्त रहें। कानून आपके साथ है तो न्याय एक न एक दिन आपको अवश्य मिलेगा। कल यानी 16 मई को मैंने एक वीडियो डाला था, आप सभी ने उसे अवश्य देखा होगा। उस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया था जिस बिंदु पर सारा मामला कोर्ट में अटक रहा है, या यूं कहें कि अटकाया जा रहा है। यदि इस बात को सटीक तरीके से न्यायाधीश महोदय के दिमाग में बिठाने का प्रयास किया जाए तो मामले में बदलाव होने की संभावना बन सकती है। सारा मामला सेक्शन 23(2) के दोनों प्रोवाइजो, खास करके प्रोवाइजो 2 जो 2017 के संशोधन में जोड़ा गया है, वहीं पर अटक रहा है। इसलिए मैंने इस गुत्थी को अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया है और कल के वीडियो में इसी बात को समझाया है। यदि उसे इसी सरल तरीके से रखने का प्रयास कोर्ट में किया जाए तो शायद कोर्ट को यह बात समझ आ सकती है कि आखिर जब यह संशोधन 2017 में हुआ तो एज ऑन 31 मार्च 2015 इसमें क्यों लिखा गया है, 31 मार्च 2017 क्यों नहीं लिखा गया है। इसका सीधा अर्थ होता है कि 2010 के बाद जो 5 साल का रिलैक्सेशन पीरियड राज्य सरकारों को दिया गया था और उस दौरान जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उन्हें 5 साल का समय टेट पास करने के लिए दिया गया था, जो कि 2015 में समाप्त होता है और उसी टाइम पीरियड को बढ़ाकर 2017 में 31 मार्च 2019 तक किया गया। इसी कारण से इस संशोधन में 31 मार्च 2015 का प्रयोग किया गया है ताकि 2010 से उसका कंटिन्यूएशन बन सके। और दूसरा यह कि यदि इस संशोधन का अभिप्राय यह होता कि सभी सेवारत शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना आवश्यक है तो उनकी नौकरी आखिर 1 अप्रैल 2019 के बाद कैसे चल रही है, आखिर उनकी नौकरी 1 अप्रैल के बाद समाप्त क्यों नहीं की गई। इस संबंध में NCTE हो या HRD मिनिस्ट्री हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, शिक्षकों को नोटिस क्यों नहीं भेजा, कोई पत्रावली क्यों नहीं किया, कोई इस संबंध में जानकारी क्यों नहीं दिया गया। आखिर 31 मार्च 2019 के बाद ये शिक्षक नौकरी में किस आधार पर बने हुए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को बुलाकर यह बात स्पष्ट अवश्य करना चाहिए था कि आखिर इन शिक्षकों की नौकरी अभी तक कैसे बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो 1 सितंबर 2025 को आया, लेकिन 31 मार्च 2019 से 1 सितंबर 2025 तक ये शिक्षक आखिर नौकरी में कैसे बने हुए हैं। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि 2017 के संशोधन में जिन शिक्षकों की बात की गई है वे सभी सेवारत शिक्षक नहीं है, बल्कि यह उन्हीं शिक्षकों के बारे में बात की गई है जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। उन्हीं को 5 साल के अंदर टेट पास करना था, जिसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया, अर्थात कुल मिलाकर उनके लिए 9 साल का वक्त दिया गया। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह कैसे संभव है। अब तो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कंक्लूड कर दी गई है और आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इसका एक उपाय है। संभवतः 22 मई को त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव का मामला कोर्ट में लगा हुआ है। सीनियर अधिवक्ता सलमान खुर्शीद साहब उस केस में सजल देव एंड टीम के अधिवक्ता हैं। यह केस भी इसी मुद्दे पर
अटका हुआ है। क्योंकि यह केस कोई रिव्यू पिटीशन नहीं है, बल्कि यह एक अपील है। इसमें बहस का कोई टाइम लिमिट भी नहीं है और न ही बहस के दायरे का कोई बंधन है। इसलिए यह देश के सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है यदि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया जाए। यदि इस केस में इन बिंदुओं को सही तरीके से रखा जाए तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जस्टिस दत्ता का वो मिथक को तोड़ा जा सकता है। चूंकि रिव्यू पिटीशन में बहस का लिमिटेशन था, जिस बिंदु पर बहस हो चुकी है उस पर हम रिव्यू पिटीशन में दोबारा बहस नहीं कर सकते थे और सबसे बड़ी बात कि बहस के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया था। ऐसे में सजल देव के केस में यदि हम इन बिंदुओं को क्लेरिफाई कर सकें, इन बिंदुओं को हम ठीक से कोर्ट को समझा सके तो शायद यह सबके लिए अच्छा हो सकता है। सलमान खुर्शीद साहब बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटेलिजेंट और सौम्य किस्म के इंसान हैं और अच्छे अधिवक्ता भी हैं। यदि वे कोशिश करेंगे तो मुझे विश्वास है कि वे इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। इन बिंदुओं के साथ साथ उन विषयों को भी प्रमुखता से उठाना होगा जो रिव्यू पिटीशन के दौरान समयाभाव के कारण ठीक से नहीं उठाया जा सका। जैसे पीटी टीचर्स और म्यूजिक टीचर्स के लिए टेट की क्या आवश्यकता है, आखिर उनके लिए टेट एक न्यूनतम योग्यता कैसे हो सकता है जिसमें उनकी योग्यता को टेस्ट करने के लिए उनके सब्जेक्ट को ही शामिल नहीं किया गया है। अर्थात एक म्यूजिक टीचर और स्पोर्ट्स के टीचर को आखिर मैथ्स के टेस्ट से, साइंस के टेस्ट से, सोशल साइंस के टेस्ट से उनकी योग्यता कैसे नापा जा सकता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों का मुद्दा भी काफी प्रभावी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस समय आरटीई एक्ट लागू हुआ और आरटीई एक्ट में 2017 में संशोधन हुआ, उस समय जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 के तहत उसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था और यह एक्ट उस समय वहां लागू नहीं होता था। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 के बाद आरटीई एक्ट लागू हुआ। तो 2017 के संशोधन में जो 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था, आखिर वो समय वहां के शिक्षकों पर कैसे लागू हो सकता है। इन तथ्यों और तर्कों के आधार पर हम कोर्ट को इसे बारीकी से समझने के लिए मजबूर कर सकते हैं और कोर्ट को बैक फुट पर भी लाया जा सकता है। जो कोर्ट अभी तक फ्रंट फुट पर खेल रही थी, ये मुद्दे उन्हें बैक फुट पर ला सकती है और इन बिंदुओं पर कोर्ट को गंभीरता से सोचने के लिए विवश कर सकती है। इसके अलावा रहबर ए तालीम केस में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच का जो आदेश आया है, जिसमें एनसीटीई के 2010 का नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हुए यह कहा गया है कि रहबर ए तालीम योजना के अंतर्गत जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद हुई है, उन्हीं को आगे 3 साल में और 3 अटेम्प्ट में टेट पास करना आवश्यक है, न कि सभी शिक्षकों के लिए। यह भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच का है और 2 समान बेंच का निर्णय यदि कंट्राडिक्टरी होता है तो मामले को बड़ी बेंच में सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है और यदि ऐसा हुआ तो यह सभी शिक्षकों के लिए लाभप्रद होगा। इसलिए इस निर्णय को भी सजल देव के केस में पेश करना आवश्यक होगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इसका हल उन शिक्षकों के लिए निकालना होगा और तब जाकर इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। क्योंकि रिव्यू पिटीशन पर अभी इतना जल्दी आदेश आने का कोई संभावना नहीं बन रहा है, इसमें समय लग सकता है। इससे पहले यदि न्यायाधीश महोदय को इस संबंध में स्पष्टीकरण इस केस के माध्यम से मिल जाए तो इससे सजल देव के केस में तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन के निर्णय पर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। आप सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि मैंने अपने पिछली वीडियो और इस वीडियो में जो बातें रखी है, उन बिंदुओं को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो आपके लीगल केस को हैंडल कर रहे हैं।
अर्थात आपके कोई टीम होगी जो इन केसेस को हैंडल कर रहे होंगे, वहां तक इस कंटेंट को अवश्य पहुंचाइए ताकि वे सजल देव से कोऑर्डिनेट करके इस संबंध में स्ट्रेटजी बनाएं और सभी बिंदुओं को नोट करके इसका ब्रीफिंग खुर्शीद साहब को किया जाए। हालांकि खुर्शीद साहब अभी कुछ ही दिन पहले मुझे हाई कोर्ट के कैंटीन में मिले थे, लेकिन मैं इस संबंध में उनसे चर्चा करना उचित नहीं समझा। इस केस में जो ब्रीफिंग काउंसिल है वही चर्चा करें तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए इन सारे बिंदुओं को आप अपने लीगल टीम के साथ चर्चा करें और उनके माध्यम से इसे ब्रीफिंग काउंसिल तक पहुंचाएं और ब्रीफिंग काउंसिल खुर्शीद साहब को सारी बात स्पष्ट रूप से समझाएं ताकि यह उचित तरीके से, सही तरीके से कोर्ट तक पहुंच जाए। अंत में मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि यह मेरा खुद का निजी राय है। मुझे जो उचित लगा आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया। जैसा आप उचित समझें, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संबंध में यदि कोई संदेह है तो अपना प्रश्न कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।